तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो पावर है, इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब एक्सेप्ट करने की पावर। अब ऑक्सीजन का छोटा साइज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें बहुत ज्यादा है क्योंकि न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ज्यादा है, इसीलिए जो छोटे वाले होते हैं उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें हाईएस्ट है। लेकिन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब ये कब होगा, ऑक्सीजन और फ्लोरीन वाले केस में ज्यादा डोमिनेंट होता है ये, क्योंकि यहाँ पे क्या होंगे, बाहर वाले ऑर्बिटल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ये न्यूक्लियस है, 1 सेल है, 2 सेल। अब इसमें इलेक्ट्रॉन आपने रखे, छोटा साइज है, इलेक्ट्रॉन ये है 1 2 3 4 5 6। तो अब यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करवा सकते। जबकि सल्फर में क्या होता है, 3 सेल होते हैं, 1 2 3। अब 3 सेल हो गए तो साइज बड़ा हो गया, अब इलेक्ट्रॉन दूर दूर हो गए तो रिपल्सन कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, क्योंकि ये तो दूर दूर हो गए, ठीक है, एक दूसरे से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी सल्फर की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम होगा और साइज ज्यादा होगा, जबकि इसमें ऐसा नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? बताओ, रीजन समझ में आया आपको? दो चीज याद रखनी है, एक स्मॉल साइज और एक है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हाईएस्ट होता है, बस दो रीजन है। क्लियर, यस या नो रिप्लाई करना मुझे। यस सर। ओके, ये आपने वहां भी पढ़ा होगा, जब आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाया गया होगा 11th में, तो वहां पे भी ये डिटेल से होता है। यहाँ पे तो हम साइड वाइज बता रहे हैं आपको, लेकिन वहां पे क्या होता है, इसको डिटेल से पढ़ते हैं हम। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके। तो ये एक्सेप्शनल है, इसको याद रख कर देना। बाकी देखो डेंसिटी में सेम होता है, डेंसिटी जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो हर एक केस में इंक्रीज हो रही है, उसमें भी इंक्रीज होती थी, यहाँ पे भी इंक्रीज होगी। ठीक है, इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का भी लगभग लगभग सेम केस है, टॉप टू बॉटम जाते समय क्या होगा, इंक्रीज होती है। हालांकि ये थोड़ा ज्यादा होता है, इसको हम काउंट भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ से देखो टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रही है। ठीक है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। होता क्या है देखो, साइज पे डिपेंड करता है, जनरली साइज पे, जितना साइज बढ़ेगा उतना वैंडरवाल फोर्स बढ़ता है। वैंडरवाल फोर्स, कोई चीज देखो इतनी छोटी है, कोई बड़ी है, तो जो बड़ी होगी और जो ये बड़ी है इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जितना बड़ा साइज होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो जनरली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस आ जाते हैं, वहां पे वेरी कर जाता है। तो यहाँ पे ये देखो आपका ये फिजिकल प्रॉपर्टीज फिनिश हो गई पूरी। ये भी सेम पॉइंट थे जो हमने पहले डिस्कस किए थे। ऐसे ही 17 में मिलेगा आपको सेम कॉन्सेप्ट, 17 में सेम, 16 में सेम, 15 में सेम, 14 में सेम, 13 में। अगर आपने 13 14 भी पढ़ा होगा तो उसमें भी ये सेम है। तो आगे बढ़ जाऊं मैं अब। देखो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं है, यहाँ पे सिंपल है। जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट में, डेंसिटी में, वो लगभग लगभग क्या होगा, इंक्रीज होगा 16 ग्रुप के केस में। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। अब आगे हम लोग फिजिकली लगा लो इसे, ये आपको हमने अभी डिस्कस ही कर लिया था। खैर देखो, मेटेलिक रिएक्टर नॉन मेटेलिक रिएक्टर, आपको पता है कि जो मेटेलिक रिएक्टर होता है वो टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज होता है, और नॉन मेटेलिक रिएक्टर टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इसमें कोई चीज तो है नहीं। ऐसे सेम है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लगभग इंक्रीज होता चला जाता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा एलिमेंटल स्टेट, एलिमेंट स्टेट में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस होती है इसमें, ऑक्सीजन इज गैस। लेकिन देखो ये लिख रहा है इसमें एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर ये स्टेटमेंट को ये लिखेगा नहीं रूम टेम्परेचर तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑक्सीजन गैस को फ्रीज कर दोगे तो ये लिक्विड ऑक्सीजन हो जाती है। अगर आपने सुना होगा लिक्विड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी अगर आप उसे ठंडा कर दोगे तो। इसीलिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है
कि ऑक्सीजन होता है गैस फॉर्म में होगी एट रूम टेम्परेचर पे। तो हर एक चीज को जो हम कंसीडर करते हैं वो रूम टेम्परेचर में करते हैं, उसके बेस पे हम हर एक चीज को बताते हैं कि ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, रूम टेम्परेचर के बेस पे। बाकी देखो जितने अदर एलिमेंट होते हैं वो ऑक्टा एटॉमिक होते हैं, जैसे सल्फर के लिए S8, ऐसे ये सेलेरियम के लिए S8, टेलोरियम के लिए S8 और Te8, इस तरीके से ये ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म में होते हैं। तो अब बताओ कैटेनेशन टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की या सल्फर की? इसमें क्वेश्चन आएगा कि जैसे आपने अभी देखा था कैटेनेशन पावर, तो कैटेनेशन पावर किसकी ज्यादा होगी बताओ, सल्फर की या ऑक्सीजन की? सल्फर। सल्फर। और इसके अलावा कोई आंसर? ओके श्रुति, नेक्स्ट वन। कैटेनेशन पावर किसकी ज्यादा होगी? ये देखो अभी आए थे, अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा तो उसमें मिलेगा आपको क्वेश्चन। कैटेनेशन पावर, कैटेनेशन पावर सल्फर की ज्यादा। ये देखो ये स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आप पूरा। ये सल्फर सल्फर है, सारे सल्फर है ये, ठीक है। तो जो सल्फर होगा आपके पास देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सल्फर होते हैं हमारे पास, ठीक है। इसमें क्या होता है, सल्फर में सिंगल बॉन्ड होगा, जैसे फॉस्फोरस में था P4 होता है, उसमें भी सिंगल बॉन्ड होता है, ऐसे सल्फर में भी सिंगल बॉन्ड होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड को प्रिफर नहीं करते, ध्यान रखना। जो बड़ा साइज वाला होता है जनरली डबल बॉन्ड बहुत कम बनाता है या नहीं बनाता, ठीक है, छोटा ही बना सकता है बस। तो सही बताया आपने कि सल्फर होता है जो उसकी कैटनेशन पावर ज्यादा होगी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, ठीक है। अब मल्टीपल बॉन्डिंग, मल्टीपल बॉन्डिंग को कौन प्रीफर करेगा, ऑक्सीजन, सल्फर या Se? मल्टीपल यानी डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को कौन प्रीफर करता है इन जनरल? डबल बॉन्ड किस केस में ज्यादा होगा, ऑक्सीजन में, सल्फर में या सेलेरियम में? हाँ श्रुति और हेमंत, इसके अलावा और कोई आंसर? डबल बॉन्ड जो बनाने की जो टेंडेंसी है उसको कौन प्रिफर करेगा, सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड कौन बनाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ओके, और इसके अलावा कोई आंसर? यामिनी, अंबिका, ओके, अंबिका ने दे दिया, यामिनी बताओ। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑक्सीजन। जितना छोटा साइज होगा उतना मल्टीपल बॉन्डिंग की टेंडेंसी ज्यादा होती है। देखो ऑक्सीजन हर एक के साथ बनाएगा, जब आप H2SO4 बनाओगे एस, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड H2SO4 ऐसे बन जाएगा। तो जनरली जितने भी कंपाउंड होगा उसके साथ ये डबल बॉन्ड जो फॉर्मेशन होती है उसकी टेंडेंसी इसकी बहुत ज्यादा होती है। सल्फर की भी होती है लेकिन ऑक्सीजन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सल्फर, ठीक है। इसमें एक चीज आप देख रहे होंगे कि पी पाई डी पाई लिखा हुआ है, इसका मतलब कोई समझ रहा है, पी पाई डी पाई या पी पाई डी पाई? ये लिखा है पी पाई पी पाई, पी पाई डी पाई, तो इसका मतलब कोई समझ रहा है कि क्या है, इसमें क्या होगा? इसका मतलब क्या हुआ, पी पाई बॉन्डिंग हो गई, तो इससे क्या मतलब है? heavier elements. हेवियर, ओके, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, ओके। और इसके अलावा कोई आंसर? हाँ मैं बताऊंगा श्रुति, ओवरलैपिंग बिटवीन पी, देखो होता क्या है, सही है। देखो आपने गलत आंसर नहीं दिया है, लेकिन एक्यूरेट आंसर क्या है इसका, देखो एक्यूरेट इसका आंसर ये है कि डबल बॉन्ड भी सही आंसर है पी पाई, लेकिन होता क्या है, जैसे आपने ऑक्सीजन किया, तो ऑक्सीजन में हम डबल बॉन्ड करते हैं, ये 2s कर दिया मैंने, 2p कर दिया, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब ये इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग करेंगे, अब यहाँ पे ओवरलैपिंग आ गई, लेकिन एक होता है सिग्मा बॉन्ड, पहले जो बॉन्ड बनेगा जैसे ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया,
जो पहला होता है वो सिग्मा होता है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, जब डबल बॉन्ड का केस आएगा तो इसमें देखो इसका p ऑर्बिटल था, इसका भी p ऑर्बिटल था। ठीक है, तो दोनों के p ऑर्बिटल यूज हुए, ध्यान रखना, दोनों के p ऑर्बिटल यूज हुए इसके लिए डबल बॉन्ड करने के, इसीलिए हम इसे कहते हैं p पाई p पाई p पाई ओवरलैपिंग। ठीक है, तो p पाई p पाई ओवरलैपिंग। अब p पाई d पाई क्या हुआ, देखो p पाई d पाई ये हुआ, इस सल्फर है, ऑक्सीजन नहीं बना सकता है, ध्यान रखना। ऑक्सीजन कभी भी अच्छा ऑक्सीजन अपना तो पी पाई यूज करेगा, दूसरे का डी पाई कर सकता है, हाँ बना सकता है। ठीक है, जैसे डी पाई कैसे बनेगा, सल्फर है, सल्फर ने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 कर दिया। ठीक है, अब इसमें डी भी होता है, डी भी इंक्लूड होता है। ठीक है, अब ये p4 है और ये s2 है और ये डी का खाली है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर चले जाता है। देखो इसको मैं बड़ा बना देता हूँ, इसको यहाँ बड़ा बना दिया, देखो अब होगा इसमें 1 2 3 4। अब आपने जैसे हीटिंग करते हो तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके हायर में चले जाते हैं। अब ये डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है, ध्यान रखो, अब ये डी ऑर्बिटल हो रहा है। अब ये डी ऑर्बिटल किसी के साथ ओवरलैपिंग करेगा, डबल बॉन्ड के साथ, तो यहाँ पे डी पाई, और दूसरे के किसके साथ कर रहा है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में पी होता है केवल, तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो पी पी हो जाएगा, तो इसका जो ओवरलैपिंग होगी होगी डी पाई पी पाई, यानी एक का डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है और दूसरे का पी ऑर्बिटल यूज हो रहा है डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो उसे कहेंगे डी पाई पी पाई ओवरलैपिंग। और पी पाई का मतलब दोनों के पी ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं डबल बॉन्ड में, जहां पे ओवरलैपिंग होगी डबल बॉन्ड के केस में, सिंगल बॉन्ड में, क्योंकि सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, तो सिग्मा के लिए हम इसे यूज नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं पी पाई डी पाई या पी पाई, तो उसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीपल बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी है। अब ये देखो कैटेनेशन का आ ही गया है, जो कैटेनेशन होता है वो किसका ज्यादा होता है, सल्फर का ज्यादा होगा। इसका रीजन क्या है, देखो रीजन वो कहता है कि जो एस एस सिंगल बॉन्ड होता है वो मजबूत होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। ये जनरल आंसर है, जैसे मैंने आपको कहा कुछ भी आंसर दे दिया, मैंने कहा पी की कैटेनेशन ज्यादा है ऑक्सीजन से क्यों या नाइट्रोजन से क्यों, तो आप एक ही आंसर दोगे इसका, जो पी पी सिंगल बॉन्ड है वो स्ट्रांग होता है नाइट्रोजन के सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, अगर मैंने फ्लोरीन और क्लोरीन का या किसी भी चीज का बोल दिया, ए है और बी कह दिया, ठीक है, और मैंने कहा कि ए की कैटेनेशन पावर बी से ज्यादा है, तो इसका एक ही आंसर है बस, कि जो ए के बीच में सिंगल बॉन्ड है वो स्ट्रांग होता है बी के सिंगल बॉन्ड से, बस यही एक आंसर है बस। ठीक है, तो ये जनरल है, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी ग्रुप का आ जाए, लेकिन आंसर सेम रहेगा ही, चाहे वो 16 हो 15 हो। जैसे मैंने आपको 15 का एग्जांपल दे दिया, अब 16 का मैंने पूछा क्वेश्चन, तो 16 में भी आप यही बोलोगे, एस एस जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो स्ट्रांग होगी ऑक्सीजन से, तो इसीलिए सल्फर की कैटनेशन पावर ऑक्सीजन से ज्यादा है। या मैंने कहा कार्बन की कैटनेशन पावर सल्फर से ज्यादा क्यों है, तो आप कहोगे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग होगा सल्फर सल्फर के सिंगल बॉन्ड से, बस एक आंसर है, क्वेश्चन कुछ भी हो जाए। इसमें कई ऐसे टॉपिक हैं जिसमें आंसर सेम है, क्वेश्चन आप कुछ भी पूछ लो। ठीक है, तो इसको याद रखना आपने बस, कि कैटेनेशन के लिए सिंगल बॉन्ड होगा वो स्ट्रांग होगा। क्लियर है, बताओ मुझे आंसर रिप्लाई करके। बताओ यस नो। नो आंसर मतलब कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, या दोबारा बताऊं इसे, रिपीट करूं या हो जाएगा। कैटेनेशन टेंडेंसी के लिए रिपीट करना है या आ गया, ओके, ये याद भी रखना आपने। ठीक है, इसको याद रखना है, क्योंकि इसमें कई ऐसे आंसर हैं जो मैं आपको बोलूंगा क्वेश्चन ये आएगा या कुछ भी आ जाए उस टाइप का और आंसर सबका सेम हो, बस ये पी ब्लॉक के लिए थोड़ा सा एक मेरिट्स है कि लॉजिकल क्वेश्चंस में आपको केवल 10 से 15 वर्ड इसके याद रखने हैं आपको,
उसी में ये सारा का सारा चैप्टर है तो सबसे बड़ा, लेकिन 10 वर्ड्स में पूरा चैप्टर टिका हुआ है, उसी से रिपीट होता है हर चीजें। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वन में क्या आता है, इसको उसको मैं लास्ट में बताऊंगा जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब मैं आपको उस चीज को बताऊंगा। अब ये स्ट्रक्चर आप याद करना है तो याद कर सकते हो। H2S2 हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, HSSH। अगर वो कहेंगे हाइड्रोजन ट्राइसल्फाइड, 3 सल्फाइड है, तीनों सल्फाइड को बीच में कर लो। अगर वो कहता है हाइड्रोजन टेट्रासल्फाइड, 4 सल्फाइड है, तो चारों को बीच में कर दो, 4 सल्फर बीच में, ध्यान रखना। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड है जो आपने पढ़ा होगा पहले भी, तो इसमें दोनों ऑक्सीजन बीच में, यानी कि 2 H के बीच में जो भी एलिमेंट होगा सब उसके H और H के बीच में आ जाएंगे। ठीक है, अब आता है इसमें एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स का मतलब सबको पता है, एलोट्रोप्स एलोट्रोप्स मींस क्या होता है? कोई एग्जांपल है जिसका आपने एलोट्रोप्स पता होगा? हाँ, बस बिल्कुल छोटे पॉइंट में लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। एलोट्रोप्स मींस, ओके हेमंत एंड श्रुति, ये बेसिक चीजें आनी चाहिए। देखो बेसिक चीजें नहीं आती उससे पूछते जाओ, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे कार्बन। तो। हाँ, जैसे कार्बन का सही कहा आपने। हाँ, तो अंबिका ने और श्रुति राइट आंसर है। अब देखो एलोट्रोप्स मतलब होता है डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट। कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकती है डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में, यानी बनेगा किससे? जैसे ऑक्सीजन है तो बनेगा ऑक्सीजन से, कितने भी फॉर्म बन सकते हैं, वो उसके एलोट्रोप्स हो गए। जैसे ऑक्सीजन के लिए मैंने कहा O2 हो गया, O3 हो गया, ठीक है, तो ये इसके एलोट्रोप्स हो गए, यानी बन तो ऑक्सीजन से रहा है लेकिन उसके अलग अलग फॉर्म हो गए, तो उसे कहेंगे हम उसका एलोट्रोप्स। ठीक है, सल्फर के एलोट्रोप्स होते हैं मोनोक्लिनिक एंड रोम्बिक, इसकी स्टडी करेंगे हम। देखो हम किसकी स्टडी करेंगे? ऑक्सीजन की स्टडी करेंगे, O3 स्टडी करेंगे। ओजोन और ऑक्सीजन हो गया। सल्फर का एलोट्रोप्स होते हैं 2, एक होता है मोनोक्लिनिक और एक होता है रोम्बिक, ये दोनों की स्टडी करेंगे हम। ठीक, और SO2 गैस की और H2SO4 की, इसमें ज्यादा एलिमेंट है यहाँ पे और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो O2 O3 की स्टडी करना है और ये एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर की स्टडी करना है हमने, मोनोक्लिनिक और रोम्बिक, फिर SO2 और H2SO4। 16 में इतना ही है बस। देखो मैंने आज स्टार्ट किया, कल और परसों में फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन इसके टर्म्स आपको याद करने पड़ेंगे, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, मैं समझा सकता हूँ बस आपको। ठीक है, जो चीज नहीं आएगी आप उससे मुझे पूछ सकते हो, लेकिन लर्न तो आपको ही करना पड़ेगा। ठीक, तो पहले ऑक्सीजन के एलोट्रोप्स मैंने आपको बता दिए। ऑक्सीजन के ये हैं O2 O3, सल्फर का नहीं दिया इसने, सेवरल होते हैं लेकिन जो हम पढ़ेंगे वो 2 पढ़ेंगे, मोनो क्लिनिक, याद करते जाओ साथ साथ, और रोम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड रोम्बिक। सेलेनियम के 8 एलोट्रोप्स, इसकी स्टडी नहीं करते हम यहाँ पे और ये पूछा भी नहीं जाता ज्यादातर। इसके अलावा जो सेलोरियम के अलावा क्या होता है, टेलोरियम होता है, और ये टेलोरियम के भी दिए हुए हैं अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। ठीक है, तो ये 2 इसके भी होते हैं। पोलोनियम तो आपको पता ही है रेडियो एक्टिव होता है, तो उसका कोई यहाँ पे स्टडी नहीं करते हम लोग। रेडियो एक्टिव के लिए अलग से ब्रांच बनाई है आपके पास, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट की डिटेल से स्टडी करते हैं, बाकी जगह नहीं करते हम लोग। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब इसके अलावा ये तो हम पहले स्टेप में पहुंचे आज, अभी और है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट, हम लोग वही बात कर रहे थे उसमें भी, जो नाइट्रोजन फैमिली होती है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इन जनरल -3 +3 +5 होता है। तो जो ऑक्सीजन फैमिली होती है इसका जो जनरल होता है वो होता है -2 +2 +4 एंड +6। अब देखो इतना क्यों है, ये सल्फर है जैसे सपोज करो, या ऑक्सीजन है, देखो ऑक्सीजन का हमने ले लिया, ऑक्सीजन में 2 होंगे 2s2,
और 2p4। तो देखो माइनस क्यों है, क्योंकि बाहर इसके कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन हो गया 2 और 6, तो इसको ऑक्टेट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जब 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो 2 गेन करेगा, तो जब गेन करेगा तो -2। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, +2 क्यों है, +2 का मतलब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव कर देता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +2, +4, अब 2 के बाद फिर 4 कर देगा। तो ये बाहर तो 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, पहले 2 भी कर सकता है, फिर 4 भी कर सकता है, फिर 6 भी कर सकता है। ठीक है, या फिर आपको दूसरी लैंग्वेज में से समझाता हूँ, देखो कि +2 +4 और +6 क्यों है। देखो उसका एक्यूरेट रीजन में आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों होता है। इसके स्ट्रक्चर से समझना है इसको। देखो ऑक्सीजन को ले लिया मैंने, ऑक्सीजन नहीं सल्फर को ले सकता हूँ मैं, क्योंकि बड़ा होना चाहिए उसके लिए। 3s2 और 3p4 होता है। अब देखो s के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और p के 4 हो गए, 1 2 3 एंड 4। अब इसमें d ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी हम कहते हैं हर बार। अब ये छोटा मेंबर है ऑक्सीजन, उसके पास d ऑर्बिटल नहीं होता है, इसीलिए वो शो नहीं कर पाता इतना। अब होगा क्या, देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, पहले एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, पहले देखो ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ पे शेयरिंग कर सकते हैं, 2 शेयरिंग करेंगे तो इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो गई। ठीक है, +2। अब उसके बाद क्या हुआ, आपने यहाँ से हीट दी, उससे एक्साइटेड स्टेट में ले गए, तो जो ये इलेक्ट्रॉन है ये जम करके कहाँ चले जाएगा, डी में चले जाएगा। ये 3s है, 3p है, 3d है, इसीलिए हम कहते हैं प्रेजेंट ऑफ डी ऑर्बिटल, क्योंकि डी ऑर्बिटल का फायदा होगा ना यहाँ पे। फायदा क्या होगा, अब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए 1 2 3, और ये इलेक्ट्रॉन जम करके डी में चला गया। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए आपके पास, 4। देखो तो ये +4 करता है, देखो 1 2 3 4। अब ये 4 के साथ ओवरलैपिंग करेगा, ये 3 नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन आता है इसमें, ये +3 क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि 3 इसके पास अनपेयर्ड होंगे नहीं। ठीक है, और 1 भी नहीं कर सकता क्योंकि 1 नहीं है, या तो 2 है या फिर 4 है। फिर और आपने हीट दी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जम करके डी में चले जाएंगे। तो अब इसमें 1 बच गए, इसमें 3 बच गए, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया तो इसमें 2 हो गए। तो टोटल अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल हो गए 6। देखो अब तो 6 हो गए, इसीलिए डी ऑर्बिटल का यही यूज है, ये जैसे आप हीट करोगे तो ये डी ऑर्बिटल में पहुंच जाएगा। तो अब इसके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ठीक है, तो +6 क्यों करेगा, क्योंकि 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। +4 क्यों करेगा, क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। +2 क्यों करेगा, क्योंकि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और -2 क्यों करेगा, क्योंकि 8 कंप्लीट करने के लिए उससे 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। इसीलिए जो 18 ग्रुप, सॉरी 16 ग्रुप वाले होते हैं, वो +2 +4 +6 और -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो ये क्लियर हुआ। इसमें ध्यान रखना +5 कभी नहीं कर सकता ये, या +3 कभी नहीं कर सकता ये। ठीक है, +1 कभी नहीं कर सकता ये, क्योंकि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ओवरलैपिंग होगी, और उसी हिसाब से हम ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक करते हैं। क्लियर है अभी ये कि +2 क्यों कर रहा है, +4 क्यों कर रहा है, +6 क्यों कर रहा है। किसी को कोई डाउट इसमें, ये रीजन में भी आता है कई बार कि +3 दे दिया उसने जबरदस्ती आपको, तो आप समझ जाओगे +3 जो ये कोवैलेंसी है उसे शो नहीं कर पाएगा। ठीक है, या तो +4 होना चाहिए, या +2 होना चाहिए, या +6 होना चाहिए। बताओ, रीजनिंग टाइप में तो पूछा गया था, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन पूछेगा इसमें। नहीं तो उसमें पूछता था कि +1 +3 +5 16 ग्रुप वाले शो नहीं करते हैं, क्यों। ठीक है, तो उसका ये रीजन है। अब मुझे रिप्लाई करके बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, यस नो। Yes, sir. ओके, तो देखो ये पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करवा देगा, क्योंकि इसमें देखो पीरियोडिक टेबल भी आ गया, केमिकल बॉन्डिंग भी आ जाएगी, बहुत सारे चैप्टर का मिक्सचर है। तो इसे मैं आराम से बताऊंगा आपको, और डिटेल में बता दूंगा सारी चीजें, जो अभी कम भी हैं तो मैं आप उसको
थोड़ा डीप में बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, इसको कर लेना आप लोग। और मैं क्वेश्चन आपको 16 ग्रुप के भी देता हूँ। 15 ग्रुप के जितने क्वेश्चन बचे हैं उससे आप सॉल्व कर लेना, जो नहीं आता है उसे मुझे पूछो फिर, ठीक है। तो आप करोगे मेहनत तभी प्रोग्रेस होगी, मैं कुछ भी करूंगा तो उससे कुछ नहीं होने का, ठीक है। तो डिपेंड करेगा वो आप पे, आप जितना पूछोगे मुझे, एक्स्ट्रा टाइम भी ले लो मुझसे तो मैं आपको दे दूंगा वो टाइम, ठीक है। क्वेश्चन आप, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपके पास वो भी करना चाहते हो तो मैं आपको करवा दूंगा, मुझे भेज देना, मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन करना आपको ही पड़ेगा, वो रिवीजन करोगे तभी आएगा आपको, ठीक है। तो मैं ऑफ करता हूँ मीटिंग को यहीं पे, और बाय बाय। Thank you, sir. ओके।